द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए नेल कटर विल ऑलवेज, नेल कटर कौन सा रेशियो से? more than one by type मोर देन होगा force नेल कटर में। हाँ, आने दे बेडरूम में बोल। अच्छा अच्छा ले 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 ले, वो ले ले तू बस। जैसे लो ऐसा नहीं लिया था, सीधा करो। देखो नेल कटर में मेरा फुलक्रम यहाँ पे बीच में रहता है, और जिस तरफ हम लोग प्रेस करते हैं, इफर्ट लगाते हैं, वो आर्म मेरा बड़ा रहता है। मतलब इफर्ट आर्म इज़ ग्रेटर देन लोड आर्म। अगर इफर्ट आर्म ग्रेटर है लोड आर्म से, तो वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा? D/dl। वेलोसिटी रेशियो मेरा ग्रेटर देन, मोर देन करेक्ट बोला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच कैन बी यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए स्विच। कौन सा कंपोनेंट प्लेस ऑफ स्विच की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं? फ्यूज़ या मिनीचर सर्किट ब्रेकर या ट्रांसफार्मर या रियोस्टेट। जो मेरा ऑन ऑफ का भी काम करेगा। MCB यस, MCB, क्योंकि MCB मेरा नॉर्थ एंड साउथ दोनों से कनेक्ट करेगा, ऑन ऑफ दोनों काम करेगा वो, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते फिर, इन केस ऑफ, इस क्वेश्चन में इन केस ऑफ मशीन विच इज ए फोर्स मल्टीप्लायर इफ द लोड इज डिस्टर्ब। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब MA क्या रहेगा? फोर्स मल्टीप्लायर में MA ग्रेटर देन 1 रहेगा। यस, तो मैकेनिकल एडवांटेज डबल, मैकेनिकल एडवांटेज इज हाफ, या वेलोसिटी रेशियो इज डबल, या मैकेनिकल एडवांटेज रिमेन्स सेम। double मैकेनिकल एडवांटेज डबल इफ द लोड इज, देख फोर्स मल्टीप्लायर में मेरा MA ग्रेटर देन 1 होता है। MA इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट। यस, इफ लोड इज डबल देन, अगर लोड मेरा डबल हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज भी डबल हो जाएगा। क्लियर? व्हेन ए सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट्स, which of the following quantity change? Kinetic energy of the molecule will change, specific heat capacity of substance will change, या mass of the substance will change, या both मतलब बी, अभी यहाँ पे सी दिया है, मास भी चेंज हो रहा है। तो देख, अगर सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है तो मास तो सेम रहेगा। यस, मास चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि मास मेरा सेम रह रहा है। हाँ, अब वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले वो सॉलिड रहेगा, सॉलिड की स्पेसिफिक अलग रहती है, लिक्विड की अलग रहती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मेरा चेंज हो रहा है, क्योंकि हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हीट ऑब्जर्व नहीं। यहाँ पे देख, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो मेरी कांस्टेंट ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है कि सब्सटेंस में एनर्जी सिर्फ वो जो स्टेट चेंज हो रहा है, एनर्जी जो हीट ट्रांसफर चेंजिंग ऑफ स्टेट में हो रही है, बट टोटल एनर्जी इज रिमेन सेम। टोटल एनर्जी रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर मेरा सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ये चेंज हो रही है, मास यहाँ पे सिर्फ बी, ओनली बी रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं। यस, तो वो सी तो है ही नहीं, मास चेंज हो ही नहीं रहा, तो सी तो गलत ही है, सी गलत है, डी गलत है, स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट में देख, ए फिक्स रजिस्टर इज मेड ऑफ, अब यहाँ पे दो, यहाँ पे एलॉय लीड एंड टीन, रजिस्टर देख फ्यूज मिलता है लीड एंड टीन से, नाइक्रोम आपका रेजिस्टेंस है एक। देख अब यहाँ पे कौन सा एलॉय जो फिक्स रेजिस्टेंस क्या होगा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पे उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो, वो एलॉय होता है कंसिस्टेंट या मैग्नेट, तो हमारा आएगा कंसिस्टेंट। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं,
हायर द करंट रेटिंग इज द फ्यूज वायर, अगर करंट रेटिंग हायर द करंट रेटिंग तो थिकर फ्यूज वायर रहेगा कि थिनर फ्यूज वायर रहेगा कि लॉन्गर फ्यूज वायर रहेगा कि नन ऑफ द एबो रहेगा। थिनर। थिनर में कैसा रहता है, अगर मेरा हायर द करंट रेटिंग है तो इस द फ्यूज वायर थिनर कैसे रहेगा बेटा, क्योंकि थिन वायर जो हम लोग बहुत ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें करंट बहुत कम रहता है, करंट बहुत कम रहता है। हायर द करंट रेटिंग मतलब कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसे होनी चाहिए, हाई। मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना। फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। यस, तो मेल्टिंग पॉइंट मेरा लो रहना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट लो रहने के लिए, क्योंकि अगर मेरा करंट अगर मैं हायर ले रहा हूँ तो वोल्टेज मेरा लो रहेगा, और वोल्टेज लो रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। यस, तो ज़्यादा रजिस्टेंस, यहाँ पे ज़्यादा रजिस्टेंस मतलब थिनर ही चाहिए, थिकर नहीं चाहिए, थिनर ही चाहिए। यस, देख एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। हमारा जो इसका फॉर्मूला है पावर का, V²/R, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, और I का फॉर्मूला है P/V। तो V इज इक्वल टू आई आर, अगर इस फॉर्मूले से हम लोग जाते हैं V इज इक्वल टू आई आर से, तो I इज इक्वल टू V/R। यस, अब मुझे अगर हायर करंट चाहिए तो वोल्टेज भी हाई जनरेट होगा, और रेजिस्टेंस मेरा कितना, रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस मेरा कम होना चाहिए। हायर करंट रेटिंग फ्यूज चाहिए ना, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। थिकर वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, थिनर वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लॉन्गर वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर थिकर। समझे यहाँ पे, देख आई इज इक्वल टू V/R। यस, तो अगर मुझे हायर करंट रेटिंग चाहिए तो मुझे क्या होगा कि रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, तो अगर मैं थिनर वायर लूँगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, और फिर उसके बाद अगर मैं लॉन्गर लूँगा तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो थिकर लूँगा तो रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा, तो थिकर आएगा इसका। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज विथ मास, स्पेसिफिक मेरी कांस्टेंट रहती है, वो मास पे डिपेंड ही नहीं है, यूनिट मास पे डिपेंड रहती है। डिक्रीज विथ मास मतलब ए भी रॉन्ग है और बी भी रॉन्ग है। रिमेन्स कांस्टेंट, यस रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज विथ टेम्परेचर, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज विथ टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होती है, सिर्फ इसकी रिमेन्स हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। हाँ, अगर वो इसका स्टेट चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी रिप्रेजेंट इन द सेम यूनिट, हीट की यूनिट है जूल्स एंड टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो ये सेम यूनिट नहीं है। किलोवाट एंड वर्क, किलोवाट एंड वर्क भी मेरी सेम यूनिट नहीं है। किलोवाट पावर की है एंड वर्क आपका, वर्क इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, एंड वर्क की यूनिट जूल है। हीट की यूनिट जूल है, वर्क की यूनिट जूल है। थर्ड वन सी। यस, क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखा भाई, एक न्यूमेरिकल्स है। ए सेल इज कनेक्टेड टू ए parallel combination of 2 ohm resistors and 4 ohms resistors. The current is a 4 ohm resistors is 1 ampere. What is the current in a coil? हमारा कॉइल में क्या करंट रहेगा, कैसे मालूम पड़ेगा बेटा। देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल हैं, एक 2 ओम और एक 4 ओम, तो 1/R क्या हो जाएगा मेरा, 1/R हो जाएगा। 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो एलसीएम मेरा, मैं अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो एलसीएम मेरा 8 और ऊपर 4 प्लस मतलब 6/8 हो गया, ठीक है। कट करेंगे 2 से तो 2 3 जा एंड 2 4 जा, तो आर क्या हो गया 4/3, आर मेरा 4/3 हो गया। यस, क्लियर दिस थिंग्स, आर मेरा 4/3 हो गया। अब इसने बोला क्या, ए सेल इज कनेक्टेड टू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 and 4 ohm resistors एंड द करंट इज इन 4 ohm रजिस्टर इज 1 एम्पियर। 4 ohm में 1 एम्पियर है,
तो 2 ओम में कितना रहेगा? याद रखना कि हमेशा हमारा जो करंट रहता है, मैंने इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। करंट कैसा रहता है कि करंट हमारा जिसमें कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाता है और जिसमें ज़्यादा है उसमें कम करंट जाता है। और रेशियो देख यहाँ पे अगर 4 ये उसका आधा है तो इसका मतलब उसका आधा करंट नहीं जाएगा, इसका दुगना करंट इसमें जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। क्लियर दिस थिंग्स? ओके। हमेशा देखो इसको मालूम पार्ट में डिवाइड कर, जैसे ये मान लिया अगर मैं इसे x लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? मेरा 2x हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 3x हो गया। यस। तो ये मेरा क्या होगा? 2/3 और ये मेरा क्या हो गया? 1/3। तो 2/3 करंट उसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा। क्लियर? ओके। तो उसमें 2 एम्पियर जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज हाफ इफ, अब देख मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मेरा हाफ हो रहा है, MOF अगर मेरा हाफ हो रहा है, विच इज फोर्स अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स पावेटेड इज डबल। अगर इसे डबल करूंगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है। अगर मैं इसे डबल कर रहा हूँ तो ये हाफ हो जाएगा। फोर्स इज डबल, अगर फोर्स को मैं डबल कर रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, एक मिनट, अगर मैं इसे 2 कर रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ फोर्स डबल हो जाएगा बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं डबल किया तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी डबल हो जाएगा। फोर्स डबल किया तो भी डबल हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पावेटेड पॉइंट, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं हाफ कर रहा हूँ तो हाफ ऑफ FD, तो फर्स्ट वाला सी वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पावेटेड पॉइंट इज हाफ। समझ गए? ओके। फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर इन जूल पर किलोग्राम, बता। कैपेसिटी। हाँ, हीट कैपेसिटी। ओके। इस क्वेश्चन में देखो अभी, फोर्सेस आर अप्लाइड टू यूनिफॉर्म बीम पावेटेड एट द सेंटर, विच बीम इज बैलेंस, कौन सी बीम बैलेंस है? तो ये मेरा कितना है? 0.4 इंटू 10 मतलब 4 न्यूटन मीटर। इधर कितना है? 0.4 इंटू 10, ये भी 4 न्यूटन मीटर है, मतलब यही मेरा बैलेंस दिख रहा है, दोनों मेरे 4 न्यूटन मीटर। पर हाँ एक चीज़ और, ये मेरा क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। यस, दोनों मेरे क्लॉकवाइज है, तो ये बैलेंस कैसे होगा? ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, तो ये पहला वाला नहीं है। दूसरा वाला भी देख 0.4, हाँ अब ये मेरा, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। यहाँ पे 0.2 इंटू 10 0. ये अब मेरा 2 न्यूटन मीटर, ये 4 न्यूटन मीटर है, ये भी नहीं है। ये वाला वापस, ये तेरा करेक्ट है, पर यहाँ पे देख 4 इंटू 5 ये 22 न्यूटन मीटर, ये भी तेरा नहीं है। थर्ड वाला देख 5 इंटू 4 आएगा 22 न्यूटन मीटर, ये तेरा एंटी क्लॉकवाइज एंड 2 मीटर ये क्लॉकवाइज। हाँ ये वाला ऑप्शन है डी। समझ बेटा? Choose the correct meaning of the statements. Efficiency of machine is 60%. In a given ratio, MA greater than VR, MA is less than VR. अगर efficiency 60% है मतलब efficiency 100% रहेगी, MA always less than VR। और efficiency अगर 100% है तो MA is equal to VR हो सकता है। तो MA यहाँ पे greater than VR, ये मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। 60% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सप्लाइड इज ऑब्टेन एज यूजफुल एनर्जी, तो मतलब जो 60% जो टोटल एनर्जी मेरी यूजफुल एनर्जी है, इसमें एफिशिएंसी 60% में यूजफुल एनर्जी है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 60% टोटल एनर्जी इज लॉस्ट, ये एक स्टेटमेंट सी वाला वापस गलत है। ए गलत है गया, सी गलत हो गया। द पावर आउटपुट इज मोर देन द पावर इनपुट, पावर आउटपुट मोर देन इनपुट नहीं है, पावर आउटपुट इज लेस देन इनपुट, तो सी वाला मतलब बी वाला इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अच्छे हैं MCQ ना? देख बेटा इस क्वेश्चन में देख अभी 14th वाला, द डायग्राम शोज ए बॉल प्लेस ऑन ए कंप्रेस स्प्रिंग, ऑब्जर्व द डायग्राम स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द बॉल। अगर मैं कंप्रेस स्प्रिंग को रिलीज कर रहा हूँ तो पहले तो इसमें कौन सी एनर्जी है? इसमें एनर्जी पोटेंशियल है। जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो वो किस में चेंज हो गई? काइनेटिक में चेंज हो गई।
तो पोटेंशियल टू काइनेटिक इसके अंदर है। काइनेटिक टू पोटेंशियल ये रॉन्ग है, केमिकल टू काइनेटिक ये भी रॉन्ग है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल ये भी रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस स्प्रिंग में, कंप्रेस स्प्रिंग अगर मैंने स्प्रिंग को सेम पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे है विदाउट कंप्रेस, तो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ तो दिस काइनेटिक कन्वर्ट इनटू व्हाट, पोटेंशियल्स, यस ना। तो रिलीज करूँगा तो इलास्टिक पोटेंशियल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही करेक्ट रहेगा, क्योंकि बिकॉज ना इट गोज टू द ग्रेट हाइट, तो ऊपर जाकर मेरी कौन सी एनर्जी बनेगी, इज नॉट ए काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज सेड टू बी काइनेटिक। आर यू क्लियर? ओके, तो D1 इज करेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज कब होता है, जब टेम्परेचर राइज करते हैं, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा, फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख। इस क्वेश्चन में फॉर ए ओपन सर्किट ईएमएफ, अगर सर्किट ओपन है तो ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, ग्रेटर और लेस, बोल। equal, करेक्ट, इक्वल। इन क्लास 2 लीवर इफर्ट आर्म इज, क्लास 2 लीवर में इफर्ट आर्म मेरा ग्रेटर रहेगा कि शॉर्टर रहेगा? क्लास 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब इफर्ट आर्म ग्रेटर देन 1 रहेगा, लॉन्गर। The frequency of alternating current is of a source in house is how much? 100 hertz, 50 hertz or 0 hertz? 50, The moment of force is a scalar quantity or vector quantity? scalar, क्यों? कि मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स है, डायरेक्शंस है। यस, डिपेंड पर, तभी तुम लोग को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स है ना, तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स आपकी वेक्टर चली जाएगी, स्केलर नहीं आएगी, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म एक्सिस। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, वेट की यूनिट न्यूटन है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो मेरा न्यूटन मीटर, न्यूटन इसमें जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का है। क्लियर? ऑन डबलिंग द मास ऑफ द मूविंग बॉडी द काइनेटिक एनर्जी, अगर मास में डबल कर रहा हूँ तो हाफ, ये मेरा 2m हो गया v², तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इस डबल हो जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी डबल, हाफ और 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी आल्सो डबल, क्योंकि मैंने मास को डबल किया है, तो वेलोसिटी डबल करूँगा तो 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है ना। ए फ्यूज हैज ए करंट रेटिंग 7 एम्पियर, इट कैन बी यूज फॉर द अप्लायंस और नॉट। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज, अभी मुझे क्या करना है ना, इससे किलोवाट और वोल्टेज से मुझे पहले आई निकालना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, ठीक है। पी मेरा कितना है, 1 किलोवाट, मतलब कितना हो गया 1000 अपॉन 220। अब इसे डिवाइड कर लो, तो 100 डिवाइड बाई 22, मतलब 22 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये 50 अपॉन 11 हो गया, 11 4 जा, मतलब मेरा फ्यूज़ रेटिंग इसमें कम है, तो द फ्यूज़ रेटिंग v² अपॉन p इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, तो मुझे रेजिस्टेंस थोड़ी चेक करना, मुझे फ्यूज़ रेटिंग चेक करना। i इज इक्वल टू p अपॉन v करेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 25 जा इज ग्रेटर देन 110, मतलब कि फ्यूज़ रेटिंग 7 एम्पियर, इट कैन बी यूज फॉर द हीटिंग एंड अप्लायंस ऑफ रेटिंग 1 किलोवाट। यस यस, क्योंकि मेरी फ्यूज़ रेटिंग कितनी आ रही है, 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, 5। यस, और 7 एम्पियर का फ्यूज़ काम करेगा, समझ गए। चलो इस क्वेश्चन में, 2 आइडेंटिकल लाइट बल्ब 60 watt आर कनेक्टेड टू इन सीरीज ऑफ ए सेल पोटेंशियल डिफरेंस 220 volt. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। 2 आइडेंटिकल बल्ब 60 watt ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, वोल्टेज मेरा 220 है, अगर मेरे दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक पहला बल्ब हो गया, दूसरा बल्ब हो गया, दोनों मेरे 60 watt के हैं, ठीक है, ये भी 60 watt, ये भी 60 watt, तो टोटल वॉट कितना हो गया मेरा
पावर टोटल कितना हो गया 120 वाट हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेरा अक्रॉस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। यस मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर मतलब 120 इंटू 120 एंड अपॉन मेरा P कितना है, पावर है मेरा 60 प्लस 60, पावर इज इक्वल टू 120, सॉरी वी स्क्वायर ना, वी स्क्वायर इज 220 इंटू 220, ठीक है, एंड अपॉन 120। तो एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल कर लो 220 को, तो हम लोग अगर इसको 11 पकड़ते हैं 12 पकड़ते हैं तो 12 से 2 से करेंगे तो 6 और ये 110, फिर 2 से करेंगे तो ये 55 अपॉन 3, तो 220 इंटू 55 अपॉन 3, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा ओम्स में। समझ गए, समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर सी देख। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज माई अर्थ वायर, सॉकेट में हमेशा राइट साइड का पर लाइव वायर होता है एंड दिस वायर इज ए न्यूट्रल वायर, ये वायर मेरा न्यूट्रल वायर है। ओके अब ये लाइव वायर है, तो लाइव वायर मेरा देख कनेक्टेड, देख लाइव वायर है, ये सबसे आउटर वायर मेरा लाइव वायर है, समझे, और फिर इनर वायर जो अंदर का वायर है वो मेरा अर्थ है, अंदर का अर्थ है, ये ऊपर का लाइव है और ये मेरा वाला बीच वाला न्यूट्रल है। ठीक है, वायर मेरा समझ में आ गया है। अब उसने पहले भी पूछा है कि आइडेंटिफाई द कलर कोड ऑफ द PQR, तो P मेरा किससे कनेक्ट है, P मेरा कनेक्टेड है लाइव वायर से। देख फ्यूज़ भी देख कनेक्टेड लाइव वायर से, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो P मेरा लाइव वायर क्या रहेगा, अब यहाँ पे ओल्ड वाला रहेगा रेड और नया वाला रहेगा आपका ब्राउन। ठीक है, Q मेरा किससे कनेक्टेड हो गया, Q मेरा अर्थ वायर से है, तो ये है तो ग्रीन या तो फिर येलो। और R मेरा क्या हो गया आपका न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर मतलब ब्लैक या तो फिर ब्लू। समझ गए? अब नेम एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ बी, फ्यूज। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये, समझे कि नहीं? कोई डाउट? सर पानी और दे दूं? हाँ मैं ले लूँगा, मैं अनुसार दे देगी मुझे। ठीक है बेटा, देख क्वेश्चन नंबर 3 देख अभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, व्हील बैरो है, कौन सा लीवर होता है व्हील बैरो? लोड कहाँ है, सेंटर में ना, फलक्रम यहाँ है, इफर्ट ये लगा रहा है, तो कौन सा लीवर हुआ ये? हाँ क्लास 2 लीवर है। ठीक है ना, तो इसमें अभी यहाँ पे इसने पूछ रखा है पहले, फोर्स गार्डन नीड टू एक्सर्ट द व्हील बैरो लेग्स ग्राउंड, तो क्लासीफाई द गिवन फिगर, कैलकुलेट द फोर्स। मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी देख क्या क्या दिया हुआ है, मेरा ये डिस्टेंस दे रखा है 0.2 मीटर, और यहाँ से और इस पर जो लोड अप्लीकेबल हो रहा है, लोड के ऊपर जो फोर्स लगा है वो कितना है 400 न्यूटन है। ठीक है, इफर्ट डिस्टेंस मेरा कितना है, यहाँ पे देख इफर्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस इफर्ट डिस्टेंस रहेगा, यस वो कितना है 1.2 मीटर। गॉट इट? और ये 0.5 क्या है मेरा, 0.5 इज ए सेंटर पॉइंट, 0.5 मीटर इज ए सेंटर पॉइंट, फलक्रम 0.2 मीटर पे है। यस, स्टेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगी, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका सेम रहेगा, उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जहाँ पे लोड अप्लीकेबल हो रहा है इस पॉइंट पे मेरा देख, दिस वन इज अपवर्ड डायरेक्शन, दिस वन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 400 इंटू 0.2 करेंगे हम लोग, तो 400 इंटू 0.2 मेरा ये तेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तेरा कितना हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरा, ठीक है, एट पॉइंट पे 0.2 इंटू 400, तो एक जीरो कम कर दे, 40 इंटू 2 80 न्यूटन मीटर हो गया, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, समझे? ओके, अब उसके बाद इफर्ट कितना लगा रहा है, ये इफर्ट है 1.2 मीटर। स्टेट द पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड एक चीज़ और, कैलकुलेट द फोर्स दैट द गार्डन नीड टू एक्सर्ट टू होल्ड द व्हील बैरो। तो फलक्रम से मेरा लोड तक
अब यहाँ पे इसका एफर्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफर्ट का डिस्टेंस 1.2 है, एफर्ट का वेट मुझे निकालना है, डिवाइड बाय 1.2 कर लो, तो 800 डिवाइड बाय 12, 4 2 जा 4 3 जा, तो 200 डिवाइड बाय 3, तो 3 6 जा 18, 23 6 जा 18, 66.66 मतलब 66.7 न्यूटन, इतना एफर्ट ये लगा रहा है। ओके, समझी। अब इसने बोला है कि स्टेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी कहाँ पे यहाँ पे रहेगी, स्टेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस पॉइंट को उसने दे रखा, मेजर कर रखा है 0.5, किसको, इस पॉइंट को, यस। तो अगर मैं इसे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरा इस साइड का जो हो रहा है 66 इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली मिडिल में तो आ ही नहीं रही है, फलक्रम मेरा यहाँ पे दिखा रखा है उसने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे इसका निकलेगा, ये तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने फलक्रम देखिए, यहाँ पे इसने इंडिकेट किया कि इस जो यहाँ पे इसका लोड लग रहा है, लोड से लेके फलक्रम तक, लोड से लेके फलक्रम तक मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ लोड हो गया, यस। एंड लोड से लेके मेरा फलक्रम से लेके एफर्ट तक मेरा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक तरीके से और ये कर सकते हैं, पहले एम ए निकाल ले इसका, एम ए मेरा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट मेरा कितना है 1.2, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ लोड मेरा कितना, डिस्टेंस ऑफ लोड मेरा है 0.2 मीटर, पॉइंट कैंसिल, तो मेरा एम ए कितना हो गया 6। अब एम ए 6 हो गया, तो एम ए 6 इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड मेरा है 400 न्यूटन, तो एफर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू तेरा लोड 400 डिवाइड बाय 6 या 36, कितना बजा 40, तो 6 या 36, मतलब वो मेरा करेक्ट था, ठीक है, दोनों तरीके से मेरा करेक्ट आ रहा है, जो हमने पहले निकाला था वो भी हमारा करेक्ट था, ठीक है। 66 पॉइंट न्यूटन मेरा ये एफर्ट इसने अप्लाई किया। अब मुझे फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, अब ये चेक कर, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मैं इस पॉइंट से ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट से मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स 0.4 इंटू 400, तो 0.4 इंटू 400 क्या हो जाएगा मेरा 74 जा, यहाँ पे ना रहने दे, इस क्वेश्चन देखते हैं बाद में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकालेगा, एफर्ट मिलेगा, हाँ एफर्ट तेरा 66.6 मीटर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोले तो ये बस यही चेक करना पड़ेगा, 0.5 मीटर डिस्टेंस लिया और लोड मैंने ये 500 लिया, 400 लिया, तो कौन होता है 200 न्यूटन मीटर मेरा क्लॉकवाइज हो गया, 200 न्यूटन मीटर मेरा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज यहाँ से अगर मैं 0.4 ले रहा हूँ और यहाँ तक मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 0.7 हो गया, 0.5 एंड प्लस ये डिस्टेंस मेरा 0.7 हो गया, तो 0.7 इंटू कितना आया था वो 66.7, तो 67 ले लेता हूँ, तो 67 में मेरा 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 6 जा 42, 42 एंड 4 42 46, डेसिमल भी आएगा यहाँ पे, ये तो नहीं आ रहा है, 200 न्यूटन मीटर शो करना चाहिए, रहने दे इसको, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है मुझे, सेंटर ऑफ अरे सिट मैं इतनी देर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नहीं है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर ए हमारा कंप्लीट, एफर्ट निकल गया 66 पॉइंट, ठीक है ना, ये बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों का बताना है। इतनी देर से तो माथा उसमें फोड़ रहा हूँ। सॉलिड स्फीयर का क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, होलो कोन का क्या रहेगा, 3h/4, एक h/3 है हाँ, और एक h/4 है। अच्छा, अब h/4 मेरा सॉलिड का रहता है, सॉलिड का, क्योंकि नीचे रहेगा ना, और सॉलिड नीचे वाला पार्ट ये है, h/3 मेरा होलो का रहेगा, समझ में आया, और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर,
इस क्वेश्चन को एक ग्लास पानी लेकर फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन पे हमने सेक्शन ये पूरा कर लिया। सेक्शन ए नहीं पूरा, ये यहाँ से बाकी है ना सेक्शन ए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स इज 2 ohms। सबकी 2 ohms है, ये 2 ohms है, ये 2 ohms है, ये भी 2 ohms है, ये भी 2 ohms है। तो पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कैलकुलेट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है कि ये दोनों सीरीज़ में है, फिर इनके साथ में ये पैरेलल में है, फिर लास्ट में ये पैरेलल में। तो पहले ये सीरीज़ में क्या हो जाएगा 4 ohms। तो इनका अब यहाँ तक का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा मेरा 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। यस, ये हो जाएगा मेरा 2/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। तो मेरा r कितना आएगा 4/3। ठीक है, तो अब यहाँ तक r आ गया 4/3। तो अब मेरा ये जो फाइनल वाला रहेगा वो हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस 4/3। तो यहाँ तक हो जाएगा फिर 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4/3। अब इनका एलसीएम 6 हुआ ये 3 प्लस 8 11/6। तो मेरा r क्या हो जाएगा? सर ये पॉइंट बोला है कैसे? वो 1/r मेरा, लोकल लेना है ना। हाँ 1/r मेरा रेसिप्रोकल लिया था ना, तभी तो 4/3 3/4 था। नीचे 4 एलसीएम था, 4 एलसीएम नीचे था। एक तरफ मेरा 2 आया मल्टीप्लाई किया और एक तरफ 1 था, तो 3/4। तो एलसीएम लिया तो रेसिप्रोकल लिया तो 4/3 हो गया ना वो। फिर बाद में 3/4 आता है। देख फिर से देख लेते देख, ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरा 4 है, ये मेरा 2 है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। अब मैं इसे 1/4 करता हूँ तो ये 2/4 हो गया। तब इसका एलसीएम क्या हो गया 3/4। तो r क्या होगा 4/3। समझे ना, ले लिया था इसको। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों वापस फिर पैरेलल में हो गए। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4/3। तो अब मेरा यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 6। ये 3 1 रेसिप्रोकल नहीं लेना उसका। किसका रेसिप्रोकल नहीं देना? 4/4। सही बोली। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हो। तो फिर ये हो जाएगा मेरा 4। तो एलसीएम कॉमन एलसीएम ले लेते हैं 4। तो ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया 5/4। तो मेरा r हो जाएगा 4/5। यस, तो r कितना आएगा 0.8। समझी? अच्छा, इसका बोल रही थी। देख अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हीटिंग कर्व एंड स्टेट्स। द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस पॉइंट एस। पॉइंट एस पे सबस्टेंस को मुझे स्टेट बताना है। देख यहाँ से इसने 110 डिग्री दिखा रखा है। ठीक है, ये मेरा 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये हीट रहा कांस्टेंट दिखा रखा है तो मतलब ये मेरा मेल्टिंग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा लिक्विड रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। द पार्ट ऑफ द ग्राफ वेयर द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml इज यूज्ड। एक है मेरा TU और दूसरा मेरा क्या है Q। समझ गया? दोनों में मेरा यहाँ पे भी ml है और यहाँ पे भी ml है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। इस क्वेश्चन में देख बोथ द फिगर विच केस इज सेफ। कौन सा केस सेफ रहेगा? जिसमें बॉडी के ऊपर आपकी अर्थिंग रहे। अब फ्यूज़ मेरा देखिए सर्किट पे लगा हुआ है, फ्यूज़ लाइव में लगा है, ये करेक्ट है, फ्यूज़ लाइव में लगा है। और जो बॉडी के ऊपर मेरा अर्थिंग जो हैंडल हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर अर्थिंग है, यहाँ उसके ऊपर अर्थिंग है। और यहाँ पे एक और अर्थिंग दे रखी है जो कि न्यूट्रल के ऊपर अर्थिंग दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थिंग है केवल दे रखी है न्यूट्रल के ऊपर अर्थिंग दे रखी है, बॉडी के ऊपर नहीं। समझा नहीं? बोथ द फिगर विच केस इज सेफ टू हैंडल एंड वाई। तो हैंडल कहाँ से कर रहा है वो? ये लोड हो गया, मेरा अप्लायंस ये है जिसको वो हैंडल यूज़ कर रहा है। तो अप्लायंस वो ये वाला फिगर। यस ना, बिकॉज द बॉडी ऑफ द अप्लायंस शुड बी अर्थेड। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द अप्लायंस शुड बी अर्थेड। ओके,
A coolie was walking forward direction with a load on his head. What will be the work done by the coolie and give reason? कुली ने, ये मान ले कुली हो गया, ठीक है, सर पे उसने लोड ले लिया, तो लोड मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, क्लियर, एंड इस तरह से मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स मेरा डाउनवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो वर्क क्या हो गया 0। समझ गई? ये क्वेश्चन 3 पेपर में मैंने देखे हैं, कुली वाला क्वेश्चन। अगर कुली नीचे उतर रहा है सीढ़ी से तो पॉजिटिव वर्क, ऊपर चढ़ रहा है तो भी पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, थीटा नेगेटिव रहेगा तो भी तो वर्क पॉजिटिव है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, समझे? ओके, कुली अगर सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है तो भी वर्क मेरा पॉजिटिव है, नीचे उतर रहा है तो भी मेरा पॉजिटिव है, कुली सर पे लोड उठा रहा है पॉजिटिव वर्क, लोड सर से नीचे रख रहा है पॉजिटिव वर्क, कुली सर पे लोड लेके चल रहा है हॉरिजॉन्टल तो 0 वर्क, ठीक है, पैसा नहीं देने का जब कुली को। ए फिगर शोज दैट, देख फिगर शोज दैट, अब इस क्वेश्चन में पेंडुलम ऑफ मास 200, अच्छा नीचे फिगर है, डिस्प्लेस फ्रॉम ए मीन पोजीशन ए एक्सट्रीम पोजीशन बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज 0 एंड एट पॉइंट बी ऑफ द, ओके, पेंडुलम 5 मीटर। अब यहाँ पे देख 5 मीटर मतलब मेरा कौन सा पेंडुलम का पोजीशन हो जाएगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन पे तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन जिसका हाइट दे दिया है 5 मीटर। अब अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो व्हाट इज माई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो मास 200 तो इसको तो 0.2 करेगी, g मेरा 10 और h मेरा 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 10, तो 10 जूल्स, यस ना? समझो बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ और, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट बी, 10 जूल, कैलकुलेट कर लिया हमने। एट पॉइंट सी, अगर सी मेरा पॉइंट, अच्छा यहाँ पे ना ए की मेन पोजीशन से सी, अब यहाँ पे ए की मेन पोजीशन से एट पॉइंट सी तक भी मेरे यहाँ पे which what is the speed of the bob at the position A when released from B? What is the speed of the bob? अब this 10 joule is equal to half mv square, yes, तो 20 अपॉन मेरा मास कितना है 0.2 इंटू वी स्क्वायर, पॉइंट कैंसिल, ये 200 हो गया, 200 जा तो वी कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है स्पीड के लिए, समझिए बताइए, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मेरी सेम रहती है, चेंज हो रही है वहाँ पे। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज 10 जूल, ओके। इलेक्ट्रिकल करंट के तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भर के दिए हैं भाई स्कूल में, JV बटेट में। रीड्रॉ द डायग्राम बाय लिंकिंग पॉइंट्स A B C X Y Z ऑन द सॉकेट। अब मतलब आपको क्या करना है, ये डायग्राम वापस फिर से ड्रॉ करना है और A B C को लिंक करना है सॉकेट से। तो पहले तो ये देखिए, ये अर्थिंग है, C मेरा अर्थ पे जा रहा है, तो ये मेरा किससे लिंक कनेक्ट होगा, ये मेरा X से कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद ये 220 वोल्ट में, अब यहाँ पे देख 220 वोल्ट में ये क्या दे रखा है कि इनके बीच में 0 पोटेंशियल है, तो 0 पोटेंशियल किसके बीच में रहेगा, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 0 पोटेंशियल रहेगा, और ये मेरा लाइव हो गया, लाइव न्यूट्रल बीच में 240 पोटेंशियल हो गया। तो दिस वायर इज गोज टू न्यूट्रल, मतलब कहाँ पे जाएगा ये वाई में, एंड दिस वायर इज गोज टू, समझ में आया बेटा? कोई डाउट नहीं ना? इस तरह के 2 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हमने किया, ये किया, अरे ऊपर चल गया। इस क्वेश्चन बता, A sample of 120 gram of solid initially at 20 degrees Celsius is heated by the heater of constant power. The specific heat capacity of solid is 2500 joules. जूल किलोग्राम रेज टू -1। अब देखिए यहाँ पे
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है सॉलिड की 2500 जूल पर किलोग्राम, ठीक है ना। इससे 120 ग्राम ऑफ अ सॉलिड इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेरा सॉलिड है उसका मास 120 है, टेम्परेचर 120 डिग्री है। ओके, हीटेड बाय ए हीटर, कांस्टेंट पावर से इसे हीट किया जा रहा है और हीट कैपेसिटी दे रखी है। टेम्परेचर ऑफ द सैंपल वेरीज विद द टाइम एज सुन द फिगर, यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द पावर ऑफ द हीटर। अच्छा, ग्राफ नीचे दिया है। देख, अब यहाँ पे पहले इनिशियल 20 डिग्री था और उसका मास था 200, ठीक है, एंड 2500 मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, MC डेल्टा टी, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे इसने 50 से थोड़ा कम लिया है तो 48 तक लिया है। तो 48 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 48 माइनस 20, तो ये हो जाएगा मेरा वो किलोग्राम में दिया ना, तो 0.2 2500 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर मेरा 28 माइनस 20 28 हो जाएगा, 48 माइनस 20 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा ML, उसने क्या बोला था ML, अभी मेरा ML लेटेंट हीट नहीं दे रखी है, मास मेरा 0.2 रहेगा L और फिर उसके ऊपर दे रखा है हीट। तो टोटल हीट मुझे फाइंड आउट करनी थी। ऊपर वापस फिर से क्या रहेगा, MC डेल्टा टी। तो मेरा M वापस, अब यहाँ पे ये वेपराइजेशन है तो उसकी लेटेंट हीट होनी चाहिए तीनों की। देखें है कि नहीं है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इस ए सैंपल ऑफ 120, अच्छा 120 था, 200 नहीं था, तो आएगा तेरा 120 मतलब 0.12, मास मेरा 0.12 हो गया। चेंज इन टेम्परेचर हीटेड बाय हीटर और एट ए कांस्टेंट पावर द स्पेसिफिक कैपेसिटी इज 2500 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल वेरीज विद द टाइम एज सुन द फिगर, यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द पावर ऑफ द हीटर। अच्छा, हीटर का पावर मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना है। हीटर का पावर डिटरमाइन करना है तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ Q अपॉन T होगा। तो पहले हम Q निकाल लेते हैं। हमारा Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q हमारा चेंज कितना था, 28 डिग्री सेल्सियस तक वो चेंज हुआ था। तो उसमें 0.12 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 28 इंटू 2500, ठीक है, ये मेरा Q हो गया। एंड टाइम कितना था, अब इसको डिवाइड बाय टाइम कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगा। यस, और टाइम चेक करते हैं कितना दिया है वहाँ पे। टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड दे रखा है, टाइम मेरा 100 ये हो गया और एक लाइन और दे रखी है और 5 लाइन है तो 120 सेकंड। तो टाइम मेरा 120 सेकंड। तो मतलब मेरा पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.12 इंटू 2500 इंटू 28 अपॉन 120, समझे। ओके, तो पॉइंट ये 120 मतलब ये पॉइंट कैंसिल करूँगा तो नीचे मेरा कितना हो जाएगा 100, तो 12 10 जा 1000, ये मेरी 20 कैंसिल हो गई। ओके, 25 इंटू 28 एंड 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा एंड 5 5 जा एंड 2 14 जा, 14 इंटू 5 70, तो मेरा 70 वाट। अप्लायंस को पावर देना होगा 70 वाट। समझा बेटा, समझा। अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ पे डिपेंड। हमने कम से कम 8 7 8 पेपर तो कर लिए होंगे फिजिक्स के, है ना। फिजिक्स स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हुआ, पक्का। कितना मार्क्स आ जाएगा फिजिक्स में, 60 70 अब कब बोलेगी, 70 अब बेटा कब बोलेगी, 60 अब तो ये सब बच्चे प्रीलिम विलियम में लेके आ गए, जो सेकंड प्रीलिम में उसमें 60 अब आ गया, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल डायग्राम्स systems of pulley having velocity ratio 4, mark the direction of load, effort, tension in each strain। कैसे करोगे बताओ। 4 वेलोसिटी रेशियो मतलब कि कितने नंबर ऑफ पुली, इक्वल ब्लॉक्स, ऊपर भी मेरे 2 पुलिस होंगे, नीचे भी मेरे 2 पुलिस होंगे। यस, इसको यस ऐसा बनाता हूँ, देखिए ये मेरा रिजिड सपोर्ट, ये मेरा फर्स्ट पुली बड़ा, सेकंड पुली छोटा, ये हुक, ठीक है। अब दूसरा पुली का ये हुक, फिर उसके बाद ये बड़ा और फिर उसके बाद ये मेरा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं इसके अंदर टैकल। देख, अब टैकल कहाँ से स्टार्ट होगा, अपर ब्लॉक से, ठीक है।
ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो पहले वो नीचे आया इस पुली पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर उसके बाद ये मेरा इफर्ट आर्म हो गया। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। और ये मेरा टेंशन्स टी, ठीक है। इफर्ट का टेंशन 1 टी हो गया। लोड का कितना टेंशन्स है? लोड इज इक्वल टू 1 टेंशन्स, 2 टेंशन्स, 3 टेंशन और ये 4 टेंशन। लोड इज इक्वल टू 4 टेंशन्स। तो मेरा एम ए क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा यहाँ पे 4T अपॉन टी इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट नहीं ना? समझ गए? तो उसने सिर्फ इतना ही बोला है। मैंने अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 4, अब एफिशिएंसी वगैरह दिया तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दे। चले आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन है। ए कैलोरीमेट्री थर्मल कैपेसिटी 63 जूल पर केल्विन। थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी, ठीक है। Contain 200 gram of water present at 70 degree Celsius. What mass will be added to bring down the temperature is 20 degree Celsius. Specific capacity of water is 4200. Latent heat दिया हुआ है इतना। अब यहाँ पे देख, इसका हीट कैपेसिटी दिया है, तो हीट कैपेसिटी और मास दिया है, तो इसे स्पेसिफिक कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं C इज इक्वल टू सी डैश अपॉन एम, यस, तो सी डैश मेरा कितना है? 63 दिया है, और मास कितना है? 200, मतलब 0.2, पॉइंट कैंसिल, मतलब ये 630। 2 से डिवाइड करेंगे, देख बेटा, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 315। तो ये मेरा जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, समझी? ये मेरा हो गया स्पेसिफिक कैपेसिटी। ओके। अब उसने क्या दिखा है? थर्मल की कैपेसिटी कंटेन 200 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट एट 70 डिग्री सेल्सियस। वॉट मास ऑफ एडेड विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर? वॉट मास ऑफ एडेड विल ब्रिंग डाउन, तो इसकी हीट कैपेसिटी तो आ गई। ठीक है, किसकी? कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री की हीट कैपेसिटी कितनी? 315 आ गई, क्योंकि उसका थर्मल कैपेसिटी दे रखी थी, कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, इसका मास नहीं दिया था ये। कैलोरीमेट्री की थर्मल कैपेसिटी दे रखी, कंटेन 200 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट एट 70 डिग्री सेल्सियस। वॉट मास आइस विल बी एडेड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है मेरे पास, लेटेंट हीट ऑफ आइस मेरे पास है। अच्छा, मतलब क्या हो गया कि जूल पर केल्विन, मतलब वो उतनी हीट ऑब्जर्व कर लेगा। कैलोरीमेट्री ऑफ थर्मल कैपेसिटी 63 जूल पर केल्विन, यस, 63 जूल वो पर केल्विन से ऑब्जर्व कर लेगा। तो हमें क्या करना है? उसमें 63 जूल उसका माइनस कर देना है, उसमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो हीट लॉस बाय वाटर, इसमें मास ऑफ वाटर 200 ग्राम, तो 0.2, देन इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 70 से 20 का आ रहा है, तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर मेरा 50 हो गया, इज इक्वल टू अब ये लेफ्ट आइस, वॉट मास ऑफ आइस, आइस का मास मुझे फाइंड करना है, तो m इंटू एल 33600, यस। एंड आइस का टेम्परेचर, ये आइस कहाँ से कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा 0 से 0। अब मेरा 0 से वाटर में क्या हो जाएगा? एम सी डेल्टा टी, तो m इंटू सी 4200, और चेंज इन टेम्परेचर मेरा 20 माइनस 0 इज 20। इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे आगे। समझ बेटा? क्लियर हुआ? यस, ओके। और जो वो जो थर्मल कैपेसिटी दे रखी है 63 जूल, उससे कहाँ ऐड करेंगे? उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 63 जूल थर्मल मतलब कि वो हीट उसे ऑब्जर्व कर रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है मुझे? कैलोरीमेट्री उसका जूल पर केल्विन, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेगा।
तो इसमें से हम 63 माइनस करेंगे, किस में से, ये वाले में से कैलोरी, क्योंकि वाटर मेरा कैलोरीमेट्री में है ना, वाटर साइड में से, यहाँ पे -63 आ जाएगा। यस, देन यहाँ पे फिर m कैलकुलेट करना है, तो फाइंड करना है। समझी बेटा?